नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और टीवी 24 की खास पेशकश दतिया के परिणाम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दतिया उपचुनाव के परिणाम की और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 15 राउंड होने हैं और उसमें से 8 राउंड हो चुके हैं और इस 8 राउंड के बाद एक बड़ी बढ़त कहें तो वो कांग्रेस को मिल चुकी है और वो बढ़त है करीब 8,000 वोटों की। पिछला जो चुनाव परिणाम था उसमें कांग्रेस ने 7,000 वोटों से जीत हासिल की थी और इस बार उपचुनाव में भी अगर 8,000 की लीड होती है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिणाम किधर जा रहा है। हालांकि अभी निर्णय आना बाकी है और अंतिम समय में परिणाम को बदलते हुए भी हमने देखा है, लेकिन एक बड़ी बढ़त ने एक आशा की किरण कांग्रेस खेमे में जगा दी है। इस पूरी खबर के लिए सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ से शुरुआत करते हैं जो कि इलेक्शन से जुड़ी हुई है। दतिया उपचुनाव में लगातार कांग्रेस की बढ़त 6वें राउंड के बाद से जो कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी वो लगातार जारी है। अब 8 राउंड हो चुके हैं और 6,500 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस आगे है। हालांकि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे करीब 7,000 वोटों से अधिक यानी 8,000 वोटों के करीब करीब आगे है कांग्रेस। एक बड़ी बात यह कि नई पार्टी एसीपी ने करीब 10,000 वोट काटे हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बड़ा बयान आ गया है। पहले हम परिणाम की ही बात करेंगे जिसमें घनश्याम सिंह जो कि कांग्रेस उम्मीदवार हैं उन्हें 31,000 चलिए वोट की संख्या हो चुकी है 38,000। कांग्रेस उम्मीदवार को 38,000 वोट मिल चुके हैं अब तक और बीजेपी उम्मीदवार को 31,000 वोट मिले हैं। चुनाव के बारे में आपको अपडेट दे दें तो हम ग्राफिक्स के ज़रिए बताएंगे कि इस चुनाव में आखिर हुआ क्या है। और अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं चुनाव परिणाम क्या दिखा रहे हैं। 9 राउंड हो चुके हैं, 15 राउंड होने हैं। ये दृश्य मतगणना केंद्र का। क्या क्या इस चुनाव में हुआ, कितने उम्मीदवार थे, कितने मतदाता थे, कितनी वोटिंग हुई, ये सब कुछ हम बताएंगे। फिलहाल आप परिणाम पर नज़र बना के रखिए। 9 राउंड हो चुके हैं, 38,000 से ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं, बीजेपी उम्मीदवार को 31,000 वोट मिले हैं और आपको स्क्रीन में दिखाते हैं। चलिए आपको परिणाम बता रहे हैं और परिणाम की सीधी खबर जानने के लिए पहले रुख करते हैं सीधे दतिया का, जहां पर हमारी संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ेंगी। उसके पहले मैं आपको बता दूं परिणाम क्या बता रहा है। दतिया का परिणाम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो दतिया में उपचुनाव हुआ, आज परिणाम आना है। दतिया का रण में कौन जीता कौन हारा इसका फैसला अब से कुछ ही घंटों में हो जाएगा और जिस ढंग के परिणाम आ रहे हैं उससे साफ झलक रहा है कि कांग्रेस एक बड़ी बढ़त ले चुकी है। आशुतोष तिवारी हैं बीजेपी उम्मीदवार और घनश्याम सिंह हैं कांग्रेस के उम्मीदवार और ये परिणाम काफ़ी हद तक ये एक टेस्ट है जिसमें सरकार की कसौटी को भी जांचा परखा जा रहा है। इसके पहले हुए एक उपचुनाव में भी बीजेपी की हार हो चुकी है। ऐसे में ये चुनाव परिणाम राजनीतिक हलचल को बढ़ाने वाला है। इस पूरे मामले में परिणाम को लेकर अपडेट जानने के लिए सीधे रुख करते हैं दतिया का, जहां पर हमारी संवाददाता रजनी जुड़ेंगी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो सीधे रुख करते हैं रजनी का। रजनी जी, हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर 9 राउंड हो चुके हैं, परिणाम आपके सामने हैं, 8,000 से अधिक की लीड है।
आपके पास कोई नई अपडेट है तो बताइए, क्या हलचल है वहां पर? किसी शर्मा का भी यहाँ मतगणना केंद्र पर आना हुआ और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी बढ़त शुरू से ही चल रही है, चौथे राउंड से, और अभी भी हम बढ़त में ही चल रहे हैं। लगभग 10 से 15 हजार से हम जीतेंगे। और कहा है कि कांग्रेस जो पार्टी है और बीजेपी जो पार्टी है, कहीं ना कहीं दतिया में एक कांटे का मुकाबला रहा है। ठीक है, जब से बढ़त बनाई है कांग्रेस ने तो बढ़त ही है। अभी 9वें राउंड में आप देख सकते हैं कि 8,000 से बढ़त में कांग्रेस चल रही है। शहर लगभग पूरा हो चुका है। अब बतई क्षेत्र जो है लगभग वहाँ की 15,000 की जो वोटिंग है और उतना, तो उसके बाद परिणाम क्या होते हैं तो आपको बताइए। कितने की लीड हो चुकी होगी अब तक? नया अपडेट क्या है? अपडेट जैसे कि आपको बता चुके हैं कि 8वें राउंड में लगभग 6,500 से आगे से, वही 9वां राउंड भी आ चुका है। 9वें राउंड में लगभग 8,000 से वो आगे बढ़त में बताए जा रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। और कांग्रेस के जो नेता है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी आगे यहाँ घोषणा कर दी है कि हमारी सीट निकल रही है। तो पहले कांग्रेस के प्रत्याशी गुलजाम सिंह का भी आना हुआ, उन्होंने भी यही कहा है कि हमारी बढ़त चल रही है और आप बम्पर सीट निकाल रही है। अब अभी कुछ संभावनाएं दिखती है क्या बीजेपी की वापसी की? कुछ ऐसे क्षेत्र बचे हैं क्या जहां की बूथ में बीजेपी को लीड होगी? कोई कवर करने की आशा दिखती है क्या? बताइए, जो क्षेत्र है, बताइए क्षेत्र है उसमें लगभग 15,000 की तो वोटिंग है। वहाँ भी एक बड़ा गाँव है जिसमें काफी वोटिंग है। वहाँ से रुख तो चेंज हो सकता है, लेकिन कांग्रेस जो बढ़त बनाई हुई है उससे हमें बीजेपी का निकलना मुश्किल। ठीक है, चलिए, एक निर्णायक बढ़त की ओर कांग्रेस बढ़ चुकी है। हालांकि अभी गिनती बाकी है और ये कितना कवर बीजेपी कर पाएगी इस पर निगाह हमारी बनी रहेगी। आप नज़र बना के रखिए। रजनी, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रजनी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो कि इस बात पर जोर दे रही थी कि इस चुनाव परिणाम का एक तरफा होता हुआ पलड़ा जो है वो कांग्रेस की ओर जाता दिख रहा है। 8,000 की लीड काफ़ी बड़ी होती है। तो दतिया का परिणाम क्या होगा, ये कुछ कुछ संकेत मिल रहे हैं। अब इसके पहले आपको दिखाते हैं कि जैसे ही ये बात पता चली है, कांग्रेस के खेमे में उत्साह आ गया है कि 5,000 से अधिक की लीड उसको जब मिल गई, और इसीलिए पहले ही मिठाई बांटनी शुरू हो गई है। लड्डू खाते हुए दृश्य हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये दृश्य कांग्रेस कार्यालय के, हालांकि परिणाम नहीं आए हैं लेकिन कांग्रेस ने तो लड्डू बांटने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस कार्यालय में लड्डू बांट रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। लग रहा है उनको कि जीत हो गई है। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और इस जीत से खुश इसलिए भी हैं क्योंकि ये केवल एक सीट पर बीजेपी की हार नहीं, पूरे प्रदेश में इसका राजनीतिक अर्थ निकाला जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अब इस खुशी के बाद कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है वो आपको सुनाते हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। वो सरकार ने जिस प्रकार से दबाव बनाया, मैं भी दौरे पे गया था क्षेत्र में, ग्रामीण लोगों से मिला, तो जो जनभावना थी, उन्होंने कहा कि हमें डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो एक कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने वोट किया, चूँकि अभी शुरुआती परिणाम है लेकिन ट्रेंड है ये कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, चूँकि वहाँ पर स्थिति एक आतंक जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चल रहा था, जिस प्रकार से महिलाएं परेशान थी, जिस प्रकार से व्यापारी परेशान थे, कई अवैध गतिविधियां हो रही थी, तो उसी का परिणाम है कि जनता वहां पर कांग्रेस के पक्ष में वोट देना चाहती थी। चलिए, ये बाइट उनकी पुरानी थी, नई बाइट हम आपको सुनाएंगे, लेकिन एक आशा की किरण होने की बात वो कह रहे हैं सुबह ट्रेंड देखने के बाद।
अब इस पूरे मामले में बीजेपी की ओर से भी क्या प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं नरोत्तम मिश्रा की। नई अगर बाइट आई है तो हम उसको सुनाने की कोशिश करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नए ट्रेंड आने के बाद भारतीय जनता पार्टी जीती। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, चूंकि वहाँ पहले विधायक रहा था मैं 3 बार, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से चर्चा मेरे पे भी हुई। लेकिन हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मनसा वाचा कर्मणा, और सब कार्यकर्ता लगे देव दुर्लभ कार्यकर्ता। मेरी भूमिका कार्यकर्ता की रहेगी, कार्यकर्ता की थी। भारतीय मध्य प्रदेश के सबसे बड़े दल बदलू नेता है। 4 पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं अभी तक। मैं कह रहा हूँ वो सबसे बड़े दल बदलू नेता है। कांग्रेस से लड़ चुके, वो हाथी से लड़ चुके, वो साइकिल से लड़ चुके, विधानसभा वो गाड़ी से लड़ चुके। और अगर अच्छा होता कांग्रेस उन्हें तब निकाल दी थी जब वो भ्रष्टाचार में सजा पाई, जिसके कारण से सीट रिक्त हुई है, जिसके कारण से असमय दतिया पे चुनाव लाद दिया गया है, असमय खर्चा लाद दिया गया है, तभी निकाल देना था। फिलहाल परिणाम को लेकर कुछ खास नरोत्तम मिश्रा नहीं बोल रहे हैं। परिणाम किस ओर जाएगा ये अब दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में कैलाश, चलिए पहले रुक करते हैं हमारे संवाददाता रजनी का, उसके बाद हम, ठीक है। तो चलिए बता रहे हैं परिणाम आपको कि क्या कुछ परिणाम अभी तक के हासिल हुए हैं, उसमें क्या स्थितियां बन रही हैं। लेकिन बीजेपी की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है वो आपको पहले सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दतिया चुनाव जीतेगी, हम पहले से कहते आए और शुरुआत के रुझान में भी ये स्पष्ट हो गया। आशुतोष तिवारी जी विधायक बनेंगे, भाजपा जीतेगी। फिर से सुनाते हैं विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दतिया चुनाव जीतेगी, हम पहले से कहते आए और शुरुआत के रुझान में भी ये स्पष्ट हो गया। आशुतोष तिवारी जी विधायक बनेंगे, भाजपा जीतेगी। जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दतिया चुनाव जीतेगी, हम पहले से कहते आए और शुरुआत के रुझान में भी ये स्पष्ट हो गया। आशुतोष तिवारी जी विधायक बनेंगे, भाजपा जीतेगी। चलिए अब इस पूरे मामले में सीधे बात करने के लिए जुड़ते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं उनसे लगातार हम इस पूरे मामले पर विश्लेषण कर रहे हैं कि परिणाम जिधर जा रहे हैं उसका असली मायने है क्या। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता स्वतंत्र सिंह चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखेंगे आदित्य दीक्षित जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हम समझने की कोशिश करेंगे प्रकाश व्यास जी से, बहुत स्वागत है उनका भी। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। परिणाम आपके सामने हैं, संकेत साफ झलक रहे हैं और हमारी संवाददाता ने भी जैसे बताया कि ट्रेंड एक सेट हो गया है और अब जब 15 राउंड में से 9 राउंड की गिनती हो चुकी है तो ऐसी संभावना कम है कि बीजेपी वापसी कर पाए। तो प्रकाश व्यास जी से ही पहले टिप्पणी लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ट्रेंड है वो क्या बताता है, रिकवर करने की कितनी संभावना बीजेपी की आप देखते हैं प्रकाश जी। व्यास जी आपका माइक अनम्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, आप बोलिए। आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, अनम्यूट कर दीजिए। जी अनम्यूट जी आप बोलिए। हाँ जी, आवाज़ आ रही है। पिछली बार का जो अंतर देखेंगे जीत का कांग्रेस और बीजेपी बीच में 7-7.5 हजार का था और अभी भी ट्रेंड बता रहा है कि इससे कहीं अधिक मतों से जो है जीत का अंतर रहेगा। कांग्रेस का 6,500 के लिए ले चुके हैं और करीबन 9 राउंड पूरे हो चुके हैं। यदि थोड़ी बहुत जीत का डिफरेंस आएगा तो अंतिम राउंड में 14-15 राउंड के बाद आएगा, लेकिन अब यहाँ कांग्रेस की जीत तो निश्चित दिख रही है। जी
क्या जो राउंड बचे हैं वो क्या कौन से इलाके हैं? शहरी इलाके भी क्या कवर हो गए? क्या कहा जा रहा था शहर में बीजेपी को लीड मिलेगी? नहीं, आप देखें, अभी जो भी हमने विश्लेषण किया है पिछले एक महीने से, हम देख रहे हैं कि वहां पे दतिया में युवा और किसान, तो युवा का अधिकतर क्षेत्र शहरी क्षेत्रों से आते हैं, किसान ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। तो दोनों क्षेत्रों से जो है असंतोष था बीजेपी को लेकर, खासकर टिकट बंटवारे को लेकर नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं दिया था। तो ये प्रभाव जो है मिला जुला है शहर और ग्रामीण का। तो ग्रामीण से तो मैं समझता हूँ कि वोट काफी हद तक बीजेपी के अगेंस्ट में गए होंगे। और शहरी क्षेत्र में व्यापारी वर्ग जरूर बीजेपी से जुड़ा हुआ है। महिलाएं जो हैं शहरी ग्रामीण क्षेत्र की, चूंकि लाली लक्ष्मी बहना का योजना का लाभ बीजेपी को मिलेगा, वो चीजें उनको मिल रही है। लेकिन युवा वर्ग की बात करें, जो बेरोजगार युवा हैं, जिनके पास रोजगार की तलाश इतने सालों से है बीजेपी के शासन होने के बावजूद भी, 2.5 साल कांग्रेस में तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी का तो लंबे समय से वहां पे विधायक रहा है। तो युवा जो बेरोजगार है उनमें असंतोष था। युवा का जो रैली दिल्ली में, उसका प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। किसानों की रैली जो भोपाल में, उसका प्रभाव वहां पे देखने को मिल रहा है। जी ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि अब बाजी बीजेपी के हाथ से निकलती हुई दिख रही है। पहली टिप्पणी ले लेते हैं बीजेपी से ही, और आदित्य दीक्षित जी से जानने की कोशिश करते हैं कि ये सेटबैक होगा कि एक उपचुनाव, सत्ता में आप लोग एक दिग्गज नेता वहाँ की कमान संभाल रहे हैं, मंत्री सारे थे, उसके बावजूद ये परिणाम की दिशा ऐसी दिख रही है कि हार हो सकती है। आदित्य जी, आदित्य दीक्षित जी। वंदे मातरम जी जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही बोलिए। है? हेलो जी आ रही है, आवाज़ आ रही है। वंदे मातरम जी वंदे मातरम, बोलिए। हाँ, जैसा कि अभी दतिया के अंदर जो अभी परिणाम देखने को मिल रहे हैं, तो परिणाम नहीं है ये अभी काउंटिंग चल रही है और अभी बहुत समय है, शहर बचा हुआ है और बहुत सारे बूथ बचे हैं। तो निश्चित तौर पे देखते हैं अभी आगे क्या होता है। वैसे हमारा जो कैलकुलेशन है और जो हमारा आकलन है, उसके हिसाब से हम जीत रहे हैं और देखते हैं अभी आगे। नहीं, अभी तो जीत रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया कि इतनी पीछे हो गई बीजेपी? अगर जीत रहे होते तो हर टक्कर के मुकाबले भी होते। ये तो संख्या काफी ज्यादा हो। जब काउंटिंग होती है, मतगणना होती है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बूथ कभी जीतते हैं आगे पीछे चलता रहता है। तो अभी ये कहना कि हार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा अतिशक्ति होगी और बहुत जल्दबाजी होगी। अभी हम देखते हैं, अभी बहुत सारे बूथ बचे हुए हैं, बहुत सारे अपने राउंड्स बचे हुए हैं। उन राउंड्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, तो ये देखने के लिए हमें रुकना पड़ेगा अभी थोड़ा सा, और निश्चित तौर पे अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए, परिणाम आएगा इस बात की उम्मीद बीजेपी को है। हम भी कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया लेंगे। कांग्रेस ने तो जश्न मनाना शुरू कर दिया आदित्य जी, लेकिन इसे कैसे देखते हैं? मिठाइयाँ बंट रही हैं, मुकेश नायक जी ने तो घोषणा कर दी है कि जीत रहे हैं। देखिए, घोषणा तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही, जीत रहे हैं, तो पहली चीज। दूसरी चीज की जीतना हारना जो है, लक्ष्य जो है वो मेन नहीं है कि जीतना हारना है। यहाँ तो विचारों की बात है और मध्य प्रदेश के अंदर अच्छा क्या कर पाए, दतिया का क्या अच्छा हो पाए, उस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जनता जनार्दन जो आशीर्वाद देगी, जैसा आदेश देगी, उसको स्वीकार करेंगे और नेक्स्ट टाइम और अच्छा काम करेंगे। अभी भी अच्छा काम करेंगे। और अगर कांग्रेस है तो जनता को समझ में आएगा, जैसे भारती जी ने काम कुछ नहीं किया, उनके कार्यकाल के अंदर कुछ भी नहीं कर पाए, वो आगे भी ऐसे ही होगा। लेकिन ठीक है, हमारा काम है, जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी का उदय इसलिए नहीं हुआ था कि हमें सरकार बनानी है, विधायक बनाना है, मंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। विचार था भारत माँ की रक्षा करना है, लुटेरों से रक्षा करना है, भारत के दुश्मनों से रक्षा करना और वापिस जो स्वर्णिम भारत बनाना है जो पहले था। तो उस विचार पर हम काम कर रहे हैं और उस विचार पर निरंतर काम करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, उस विचार पर काम बीजेपी करती रहेगी, परिणाम कुछ भी आए। हम कांग्रेस से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो साफ नहीं आने की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम जुड़ेंगे उनसे कुछ देर बाद। प्रकाश व्यास जी हमारे साथ हैं, जब तक उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस परिणाम में जो स्थितियां अभी बन रही हैं वही रही तो इसका राजनीतिक क्या असर पड़ने वाला है। नरोत्तम मिश्रा के भविष्य पर भी असर पड़ेगा, मोहन सरकार पर भी असर होगा, बीजेपी पर भी इस आकलन किया जाएगा। इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला अगर परिणाम यही रहा तो?
बीजेपी हारती है पांडे जी, तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा मोहन यादव सरकार पे, क्योंकि उनके कार्यकाल में ये पहला उपचुनाव है। और इस उपचुनाव में यदि बीजेपी हार जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल होगी। और जो उनके बीजेपी में उनके जो विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत होंगे। जहां तक सवाल है नरोत्तम मिश्रा जी का, तो जो पहला इलेक्शन 23 का हार चुके थे, उसके बाद उनको टिकट नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक मंच से या बीजेपी के मंच से साइड लाइन किए जा रहे हैं। ये साफ संदेश दिख रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा वर्चस्व होने के बाद भी टिकट काटना उनके लिए बड़ा दुखदायी था। और ऐसे में बीजेपी हार जाती है तो अब नरोत्तम मिश्रा की वापसी बीजेपी के अंदर या किसी अच्छे पद को लेकर असंभव सी दिखती है, मुश्किल दिखती है। और ये चैलेंज है 2028 का मोहन यादव सरकार के लिए, क्योंकि कांग्रेस इसको इनकेज कराएगी। कांग्रेस बताएगी कि एक व्यक्ति जो इतना वर्चस्व रखता था उसको टिकट ना देकर वो सीट कांग्रेस को परोस दी गई है बीजेपी के द्वारा। जी पांडे जी। ठीक है, चलिए, तो वर्चस्व एक कायम हो जाएगा, कांग्रेस को एक संजीवनी भी मिल जाएगी। स्वतंत्र सिंह चौहान अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो अच्छी खबर है। स्वतंत्र जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? क्या स्थिति है कांग्रेस खेमे में? आप लोग खुश ना नज़र आ रहे हैं, मिठाइयाँ भी बांट दी हैं, हालांकि अभी भी 5-6 राउंड बाकी हैं। जल्दबाजी तो नहीं कर रही है कांग्रेस? नहीं भाई साहब, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। दतिया का जनादेश आ चुका है, मार्जिन देखना बाकी रह गया है बस कि मार्जिन कितना रह जाता है। पीताम्बरा माई का आशीर्वाद हम सभी के साथ है, दतिया के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। और मुझे बहुत गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी कांग्रेस के हमारे ग्रास रूट कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने और समस्त कांग्रेस के पूरे के पूरे काडर ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को दतिया में वो धूल चटाई है कि दोबारा ये कभी कोशिश भी नहीं करेंगे कि एक इलेक्टेड कैंडिडेट को येन केन प्रकारेण उसे डिसलॉज किया जाए, उसे डिस्क्वालीफाई कराया जाए और दोबारा इलेक्शन उस जनता पर थोपा जाए। इसकी इलेक्शन कराने के लिए दतिया का जनादेश 2 साल पहले भी आ चुका था भाई साहब, दतिया का जनादेश 2 साल पहले भी आ चुका था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ रहता है, उसके साथ मिल करके ये कुछ कार्रवाई करते रहते हैं और जनता पर अनावश्यक चुनाव थोपते रहते हैं। ये चुनाव जो है कराने में टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वही बर्बाद होता है। ठीक है, चलिए, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है आदित्य जी। बिल्कुल, स्वतंत्र जी ने जो बात रखी है उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं। जनता ने शायद सोचा कि ये चुनाव जो हो रहा है वो बीजेपी के कारण हो रहा है, एक उनका विधायक जो है चुना हुआ उसे हटा दिया, ये फैक्टर भी वहां पर एक बड़ा इशू बनकर उभरा। देखिए, बहुत हास्यप्रद बात है तो आखिर दिग्विजय सिंह जी के ही चेले सारे। जैसे दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को कुछ नहीं मानते हैं, वैसे ही मेरे साथी प्रवक्ता भी न्यायालय को कुछ नहीं मान रहे हैं। चुनाव जो कैंसिल किया है वो न्यायालय ने किया है, लेकिन ये पार्टी क्या जानेगी जो जिन्होंने संविधान में जिनकी आस्था नहीं है, जो न्याय व्यवस्था के ऊपर जिनकी आस्था नहीं है, जजों को उल्टा सीधा बोलते हैं, न्यायालयों को उल्टा सीधा बोलते हैं। दूसरी चीज की जनता, ये तो एक सत्य है ना कि आपने एक भ्रष्ट आदमी को टिकट दिया, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने भ्रष्टाचार किया, आपने थोपा है, कांग्रेस की गलती से थोपा है। रही बात की जैसे साथी जो वक्ता है प्रकाश व्यास जी, उन्होंने एक बात बोली कि नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं मिला इसलिए हो गया। अगर हम वो भी मान ले तो भी हम वहां से जीते हुए हैं और दतिया से जीते हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो वो संगठन है, वो विचार है, भारत माँ का वो विचार है कि जिसके लिए निरंतर काम करते रहेगा। हम तो उस विचार पे चल रहे हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला वो भी सही, अभी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। गलत कार्य गलत ही रहेगा। हो सकता है कि दतिया की जनता जो समझने में कुछ फेर हो गया हो, लेकिन हम हमारा विचार जनता तक निरंतर लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जो जीरो से उठ के यहाँ तक आया जनता के आशीर्वाद से। ठीक है, भ्रम फैलाया गया ये कहना है बीजेपी का। स्वतंत्र जी, जो परिणाम नहीं है, हम हमारा जो संगठन है निरंतर काम करते रहेगा और आगे बढ़ते रहे। ठीक है, परिणाम में ये भी भूमिका रही कि कोर्ट ने रद्द किया उनकी विधायकी और कांग्रेस ने ये ठीकरा फोड़ दिया बीजेपी पे, इसके कारण बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान हुआ, भ्रम फैल गया लोगों में, ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। हो सकता
हो सकता है, लेकिन मोहन तिवारी जी मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपको तो पता है ना, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में व्यास जी बैठे हैं कि ये जो चुनाव थोपा है जनता पे, किसकी गलती से थोपा है, इसके पीछे किसकी गलती? कांग्रेस की गलती। कांग्रेस ने एक ऐसा कैंडिडेट चुना जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया कि नुकसान हो गया बीजेपी को। कर्म आप बीजेपी पे थोप रहे हो। ठीक है चौहान जी जल्दी। जी सवाल क्या था? ये था कि आप लोगों ने ऐसा भ्रम फैला दिया जिससे जनता थोड़ी भ्रमित हो गई, इसलिए थोड़ा सा नुकसान अभी दिखाई दे रहा है बीजेपी को कि ये सीट है वो खाली इसीलिए हुई। देखिए भाई साहब, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जो होती है वो भी जनता की अदालत। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप न्यायालय का विरोध कर रहे हैं, आप क्या कोर्ट का विरोध कर रहे हैं? कोर्ट ने आपका चुनाव निरस्त किया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या आप कोर्ट को वो कर रहे हैं, नीचे दिखा रहे हैं, कोर्ट को गलत साबित कर रहे हैं? संविधान में आपकी श्रद्धा नहीं है? राहुल गांधी संविधान की किताब लेके घूमते हैं, क्या वो एक नाटक है? ठीक है चलिए जल्दी चौहान जी बोलिए। इस बातों से यही साबित हो रहा है कि राहुल गांधी ढकोसला कर रहे हैं। बोलिए। आदित्य जी, आपकी बात का सिर्फ एक सिंगल पॉइंट जवाब है मेरे पास। कोर्ट की इज्जत कौन करता है कौन नहीं है तो उसी दिन तय हो गया था जब एमएलए कोर्ट से फैसले हाईकोर्ट के सामने मामला विचाराधीन था। हाईकोर्ट का ऑडिट अच्छा नहीं था और चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। ये किसने संवैधानिक मर्यादा को समाप्त किया? वो चुनाव आयोग जो हाईकोर्ट मामला पेंडिंग है उससे पहले चुनाव की अधिसूचना जारी कर रहा है। अभी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला हाईकोर्ट का पेंडिंग था। ऐसा ही मामला देखिए नित्य जी, मुझे लगता है कि मेरी है तो मैं वकील भी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ पेंडिंग और रोक में फर्क है। थोड़ा सा इसके ऊपर भी अपनों को अध्ययन करना चाहिए, लीगल फ्रेमिंग की अध्ययन भी करके आना चाहिए। जब अगर हम न्यायालय की बात करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करना चाहते हैं, हाई कोर्ट की बात करना चाहते हैं, तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। रोक और पेंडेंसी में फर्क है। पेंडेंसी रोक नहीं लगाती है, पेंडेंसी में रोक नहीं होती है। और उसके बाद भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया ना। जी बिल्कुल आदित्य जी, आज वक्त नहीं है ऐसी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज को डिस्कस करने का। पूरी जनता जानती है। देखिए दतिया की 2.5 लाख जनता जो है वो जानती है कि चुनाव किसने थोपा किसने नहीं थोपा। अब मैं कुछ कहूं तो आप कुछ कहें, मैं कुछ कहूं हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे लगता है इस डिबेट को निष्कर्ष तक दतिया की जनता ने ही पहुंचा दिया। तो मुझे लगता है कि आदित्य जी को आपकी पार्टी को आप विशाल हृदय रखते हुए हमें बधाई देनी चाहिए और हमें बधाई दे करके इस चीज को स्वीकारना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके अटल जी ने ये वोट के कारण सरकार गिराई थी कि मैं नहीं करूंगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी है और ये वही भारतीय जनता पार्टी जीरो से उठ के यहाँ तक आई है जनता के आशीर्वाद से। चलिए ठीक है, वो एक हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। चलिए एक प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर से लौटेंगे डिबेट की ओर। सबसे पहले अभी मुकेश नायक जी कुछ कह रहे हैं इन परिणामों के बाद, एक बड़ी लीड मिलने के बाद क्या कह रहे हैं मुकेश नायक, कांग्रेस प्रवक्ता, वो आपको सुनाते हैं। बहुत दिनों बाद हम लोगों को खुशी मनाने का अवसर मिला दतिया की जनता की कृपा से। दतिया के चुनाव ने जो बीजेपी मदहोश हो गई है उसको झकझोर दिया। एक हवा चलती है, धूप उड़ती है तो वो दिशा बताती है। उड़ती हुई धूप दिशा बता रही है कि किस जनता किस दिशा में जा रही है। ये इनको ठीक से लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। भ्रष्टाचार, किसानों के साथ धोखा, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, बेईमानी हर क्षेत्र में ये मुंह बाके खड़ी है बीजेपी की तरफ। चलिए तो कारण गिना रहे हैं मुकेश नायक। पीसी शर्मा जी ने भी कुछ कहा है, वो भी आपको सुना देते हैं, फिर इस पर डिस्कशन कर लेंगे। मुकेश नायक के बाद पीसी शर्मा क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। सिंह जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने इसकी कंप्लेंट की थी। उन्होंने जो पीसी शर्मा जी का बाइट ले रहा हूं, पीसी शर्मा जी का एआईसीसी ने। लेकिन अब आप जीत रहे हैं तब भी आपको लगेगा कि राजेंद्र भारती ने काम नहीं किया?
देखिए ये इसका जो निर्णय है वो दो लोग लेते हैं, पीसीसी एआईसीसी और जो कैंडिडेट लड़ा है चुनाव में घनश्याम सिंह जी, और उनके निर्णय पे उनका डिस्कशन हुआ। तो जीतने के बाद वापस लेंगे क्या? ये सब बात की प्रक्रियाएं, अभी तो कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस का माहौल पूरे प्रदेश में बनेगा। ठीक है, तो जिस बात को भी कांग्रेस दोहरा रही थी कि कुछ भीतरघात हुआ है, अब उन सब बातों को किनारे कर दिया गया है और मुकेश नायक जी जो कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर भी परिदृश्य बना उसका भी फायदा मिला। इस पर एक टिप्पणी हम व्यास जी की ले लेते हैं, फिर दोनों प्रवक्ताओं की ओर लौटूंगा। तो प्रकाश व्यास जी, क्या जो राष्ट्रीय स्तर पर उस समय स्थितियाँ बन रही थी जब ये वोटिंग हो रही थी, कॉकरोच पार्टी का आंदोलन, पूरे देश भर में माहौल, वो सब भी असर किया है क्या मध्य प्रदेश की स्थितियों के अलावा इस चुनाव परिणाम में? नहीं, निसंदेह असर किया है कि युवाओं के इसमें आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो युवा कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए हैं। किसान आंदोलन जो भोपाल में हुआ उससे किसानों को भी जो है कनेक्ट करने का मौका मिला है। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारण यदि कोई होगा बीजेपी की हार का, तो सिर्फ ये रहेगा कि जो वोट परसेंटेज कम हुए, 8 से 10% वोट परसेंट कम हुए, तो क्यों हुए? ये 8 से 10% वोट कम हुए तो किस कारण हुए? कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसी वजह जिसकी वजह से लोग वोट डालने नहीं निकले? यदि 8 से 10% वोट जो है पिछली बार कंपेरिजन कम हुए, यदि वो डलते तो आज बीजेपी के लिए स्थिति कश्मकश जो है अलग होती। तो ये जो अंतर आ रहा है ये फिर 8-10% वोट कम डलने की वजह से हुआ है, और ये भी कम इसलिए डले हैं कि युवाओं में और किसानों में, मैं पहले भी दोहराया था, कि आक्रोश है या संतोष है। तो ये परिणाम जो है कांग्रेस के फेवर में इसलिए जा रहा है कि वोट परसेंटेज डाउन हुआ है। जी ठीक है, चलिए, और एक बड़ा फैक्टर है, इस पर जवाब ले लेते हैं आदित्य दीक्षित जी। सारी चीज़ें अलग, लेकिन बीजेपी इसलिए जानी जाती है कि वो अपने वोटरों को घर से निकालती है, बाकी दूसरे वोटरों पर नहीं, वो अपने वोटर पर फोकस करती है। लेकिन यहाँ पर उपचुनाव होने के बावजूद, इतने लोग लगने के बावजूद वोटिंग परसेंट कम हुआ, यही हार का बड़ा कारण दिखाई दे रहा है। और जो मुकेश नायक जी ने भी कही बात कि राष्ट्रीय स्तर का भी असर पड़ा है, ये दोनों बातों का क्या जवाब है, क्या कह रही है बीजेपी? देखिए, मुकेश नायक जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, बहुत दिनों बाद हमें खुशी मनाने का मौका मिला है। तो एक कहावत है ना, बिल्ली के भाग से छिलका टूटा, बस वही इन कांग्रेसियों के साथ में हो। अगर होगा, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जीत हमारी हो रही, हम जीतेंगे। अभी बहुत सारा राउंड बचे, उसके अंदर चीजें क्लियर होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि जैसे मेरे साथी प्रवक्ता या कांग्रेस खुशियां मना रही, तो अभी जैसे व्यास जी ने बोला था कि वहां पे बहुत से फैक्टर हैं। अगर कुछ कल से परिणाम नेगेटिव आता है, तो अगर कोई बुद्धिजीवी आदमी बैठेगा, जब जो कैलकुलेशन करेगा वोटों का, मतदान का और समीकरणों का जब कैलकुलेशन करेंगे, वो मैं यहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा, वो एंकर महोदय भी समझेंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी समझेंगे और मेरे कांग्रेस प्रवक्ता भी समझेंगे। जब वो करोगे आप, तो हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही पूरा माहौल है। लेकिन कुछ त्रुटियां, जैसे भी आपने कहा, तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा पार्टी के अंदर। हमारे जो शीर्ष नेता है वो बैठेंगे, वो कौन सी त्रुटियां थी, वो कौन से विषय थे जिनकी वजह से ये चीजें हुई हैं, तो उनके ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, विषय कुछ भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब आप मूल्यांकन करेंगे, तो मूल्यांकन में जैसा प्रकाश व्यास जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, प्रकाश व्यास जी ने कहा कि वहां पे कुछ ऐसा भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ जिसके कारण वोट कटे, तो अगर वो वोट प्लस जाते तो भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है वहां से, और अच्छे 15,000 वोटों प्लस से जीत रही है। लेकिन वो कोई समीकरण या कोई ध्रुवीकरण या जो भी हुआ होगा, वो अपन बाद में बात करेंगे। तो उसके आधार पे भी अगर आप जाओगे ग्राउंड पे, तो जीत भारतीय जनता पार्टी की ही है। ठीक है, चलिए अभी। और जैसे मुकेश जी ने बोला, एक चीज और, मुकेश जी ने बोला कि पूरे प्रदेश में वो अपना इसका असर पड़ेगा, तो मैं बता देता हूँ कि 1 रुपए का भी असर नहीं पड़ेगा, 1 रुपए का भी असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के का जो काम है, वो बोल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर सारी जनता का, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आशीर्वाद है, मोहन यादव जी की सरकार पे आशीर्वाद है, मोदी जी की सरकार पे आशीर्वाद है। ठीक है, चलिए, ये अभी बीजेपी के खेमे के हिसाब से तो जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, लेकिन हम कांग्रेस से समझना चाहते हैं कि लगातार हार, लेकिन अब अचानक से कौन सी जादू की छड़ी आपके पास आ गई स्वतंत्र सिंह चौहान जी कि आप लोग जीत रहे हैं? इस पर प्रकाश डालिए। बीजेपी की जो किया वो किया अलग, पर आप लोग ने कौन सी छड़ी घुमा दी कि अब जीत की ओर आप लोग दिखाई देते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी 2023 में चुनाव हारी, बुरी तरह है।
ये बोल रहे चौहान जी। जी मुझे बोल लेने दीजिए। जी जी आदित्य जी मुझे बोल लेने दीजिए। सर देखिए 2023 में जब हम चुनाव हारे और लोकसभा का चुनाव भी बहुत बुरी तरह हारे, तो पार्टी ने एक नवाचार के एक नए दौर की शुरुआत की। पार्टी ने संगठन सृजन की शुरुआत की, पार्टी ने टैलेंट हंट कराने, पार्टी ने अलग अलग प्रकार के नवाचारों का संगठन शुरू किया। बहुत ही पहले जिला आवाज आवाज चलिए चौहान जी, आवाज की दिक्कत है थोड़ी सी, हम आवाज़ ठीक करते हैं। जब तक प्रकाश जी के पास आता हूँ। प्रकाश जी, आपने ये तो बता दिया कि क्या कारण है जिसके कारण से थोड़ा नुकसान हुआ है बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस को फायदा हुआ ऐसा कौन सा मैनेजमेंट किया, बूथ मैनेजमेंट किया, जीतू पटवारी उतरे, क्या किया कांग्रेस ने जिससे कांग्रेस को फायदा दिखता है? पांडे जी, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक टेनिस का या बैडमिंटन का जो गेम होता है उसमें दो होते हैं, तो जीत और हार किसी एक की होती है, एक हारता है। तो उसमें ये होता है दोनों प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन एक कोई प्लेयर ज्यादा गलती करता है तो गलती की वजह से दूसरे प्लेयर को मिलता है, जिसको हम नेगेटिव नंबर बोलते हैं। तो ये हाल कांग्रेस के साथ हुआ है। कांग्रेस ने बीजेपी के जो नेगेटिव नंबर थे उसका गेन किया है। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं बहुत ज्यादा वहां पे लोकप्रिय थे, वो पहले चुनाव हार चुके थे, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के साथ जो नेगेटिविटी चुनाव में वापस आना पड़ा, उनके ऊपर ये आरोप लगे भ्रष्टाचार के और उनको हटाना पड़ा वर्तमान विधायक को, तो ये सब कुछ होने के बावजूद यदि कांग्रेस जीत रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेगेटिव पॉइंट जो होते हैं वो कांग्रेस के लिए पॉजिटिव बने। तो ये सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट बन के आएगा, जिसका लाभ आने वाले 2028 चुनाव में कांग्रेस ले सकती है। बीजेपी को समीक्षा करना पड़ेगी कि हमारे दल के अंदर असंतोष जैसी चीज जो बीजेपी में कभी नहीं होती थी, मजबूत संगठन माना जाता है, तो असंतोष क्यों पनप रहा है। बीजेपी अब पूर्व कांग्रेस जैसी पार्टी क्यों बनती जा रही है, जहाँ पे हर व्यक्ति कार्यकर्ता जो है वो नेता बनना चाहता है। तो ये चीज बीजेपी को समझना पड़ेगी। जी पांडे जी। बिल्कुल। चौहान जी, अब आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? चौहान जी जी जी, हम यही जानना चाह रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी कि कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है आप लोगों ने, कि या बीजेपी के निगेटिविटी का ही आप लोग को फायदा उठा है, आप लोग ने अपने तरफ से कुछ नहीं किया, बीजेपी की निगेटिविटी का फायदा मिलता रहा आप लोगों को? देखिए, अगर ये भाजपा के हमारे प्रवक्ता महोदय का अगर ये अन्वेषण है, ये अवलोकन है कि हमें बीजेपी की नेगेटिविटी का फायदा मिला, ठीक है। चलिए, आवाज की दिक्कत आ रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने मेहनत काफी ज्यादा की है। आदित्य जी जी, देखो, जो कांग्रेस सही से डिबेट पे अपना मोबाइल ढंग से नहीं चला पा रही है, वो खाक चुनाव लड़ेगी वहां पे दतिया में। अरे लेकिन परिणाम तो उनके पक्ष में आ रहे हैं। पिछले 15 दिन पे ग्राउंड रिपोर्ट निकालिए आप ग्राउंड रिपोर्ट निकालिए। जीतू पटवारी जी कितना दिल पे पत्थर रखे वहां जा रहे थे। अरे उनके पास संसाधन भले कम है, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में जा रहा है। संसाधन हो सकता है कम हो, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, जनता का आदेश, हम वो पार्टी वो संगठन है जो सिरोधार्य करते हैं। अगर जनता का आदेश है, जनता का वो है, तो हम उसको बिल्कुल सर पे लगाएंगे, माथे पे लगाएंगे। हम इनके से थोड़ी कि ईवीएम पे भांडा फोड़ देंगे या किसी संगठन पे भांडा फोड़ देंगे। जो जनता का आदेश है उसको स्वीकार करेंगे और नेक्स्ट टाइम पे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। कल से ही भारतीय जनता पार्टी अपने क्या चीज ठीक करनी, कैसे करनी, क्या बेस्ट करना, उसके ऊपर काम पे लग जाएगा हर कार्यकर्ता। और जनता को हम दिल से जीतने वाले लोग हैं, और जनता को बिल्कुल, जनता ने जो भी आदेश देगी, अभी 60,000 वोट की गिनती बाकी है, 60,000 वोट की गिनती बाकी है, तो चमत्कार हो सकता है। जनता अभी अपन बहुत जल्दी होगा कि अपन बोल दें कि कांग्रेस जीत गई है। हाँ, वो आगे चल रही है, ये मानते हैं हम, लेकिन जीत अभी पूरी नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का तो प्रत्येक कार्यकर्ता आखिर तक लड़ने की उसको वोट मिली है। तो बिल्कुल हम तो डटे रहेंगे उस पर कि हमारे कार्य और हमारे जो हमारे विचार है वो बहुत सत्यता से परिलक्षित करते हैं, तो हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। चौहान जी जुड़ गए हैं, अब अपनी बात पूरी करेंगे। चौहान जी
चलिए बोलिए, आपकी बात पूरी नहीं हो पा रही थी। जॉन साहब अब तो बोल दो जरा ढंग से यार। जी बोलिए। जी, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि जी बोलते, आवाज आ रही है, बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। जिस प्रकार से हमने संगठन सृजन में मेहनत की, जिस प्रकार से संगठन का विस्तार किया, जिस प्रकार संगठन सृजन किया, न पार्टी को एक नवाचार के दौर से गुजारा, हमने जिस प्रकार से अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड किया, जिस प्रकार से पॉलिटिकल एक्टिविज्म पिछले 1 साल से माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस और कांग्रेस के सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, वो जनता के से जुड़े मुद्दों पर, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर लगातार और भारतीय जनता पार्टी के विभाजन का और उसके ब्रूटल सप्रेशन का शिकार होना पड़ रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म, ऑर्गेनाइजेशनल फाइन ट्यूनिंग और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविज्म ठीक है, चलिए, इसमें एक बात खास है कि कांग्रेस इस बार जो संगठन सीजन का नया फार्मूला लाई है, उसकी भी भूमिका हो सकती है। क्या प्रकाश जी बताएंगे? प्रकाश जी, आखिरी बात नहीं, मैं आऊंगा आपके पास। प्रकाश जी, कांग्रेस में प्रदेश में कांग्रेस में अब युवा नेतृत्व है, युवा लोगों को तरजीह दी जा रही है पुराने लोगों पर। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, अब उनकी नई पीढ़ी आ गई है, तो नई पीढ़ी में एक उत्साह भी है, जोश भी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा आने वाले चुनावों में। और हम देखें, पिछले चुनाव में भी था कि कांग्रेस का अनुमान था कि 150 से प्लस सीटें जीतेगी, लेकिन फाइनल रिजल्ट कुछ और आया। लेकिन जो भी सीटें मिली कांग्रेस को, उसमें अच्छे वोट परसेंटेज मिले थे। तो अब जरूरत है कांग्रेस को, युवाओं को जिन नेतृत्व दिया है, तो कार्यकर्ता के रूप में भी और लोगों को भी, युवाओं को जोड़ें। युवाओं को जोड़ने से जो परिवर्तन आएंगे वो निसंदेह 2028 में पारदर्शी रूप में लोगों के साफ सामने पहुंचेंगे। बीजेपी अभी इस पश्चिमोपेश में कि यदि दतिया सीट हार भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना है विधानसभा में, लेकिन खंडेलवाल जी के लिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये एक बहुत बड़ा धब्बा बनेगा, क्योंकि एक छोटी सी सीट जहां पे ऑलरेडी इतने सालों तक वहां से कितने बड़ा चेहरा रहे हैं और उनके ना होने से ही सीट हम गवा दी। हालांकि वो हारे थे, वो आने की वजह भी सब लोग जानते हैं क्या रही है क्या नहीं रही है, लेकिन बीजेपी में जो संगठन के अंतर या जो मंत्रियों के अंतर, जो अभी अंतर विरोध है, मन मुटाव है, वो दूर करने के अभी सही समय है 2028 के पहले। जी ठीक। आदित्य जी, ये अब मंथन का समय भी रहेगा और इसमें जो पॉइंट आउट कर रहे हैं प्रकाश व्यास जी, उन सब बातों पर ध्यान रखेगी क्या बीजेपी? बीजेपी सत्ता में हो या ना हो, चिंतन, मूल्यांकन, आकलन निरंतर चलता रहता है और बिल्कुल उस पर करेंगे। जैसा मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि संगठन जो सृजन का काम जीतू पटवारी जी ने किया प्रदेश में, तो संगठन विसर्जन हो गया कल इंदौर के अंदर। जीतू पटवारी जी के घर पे आपके इंदौर के नगर के शहर के अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने पिंटू जोशी के ऊपर कुर्सी उठा के मारने के लिए रख ली। जीतू पटवारी जी रोक रहे, जीतू पटवारी जी नहीं रोक पाए, उनको कुर्ते फट गए, सबके मारा कुटी हो गई उनके घर पे। तो ये तो जो संगठन सर्जन है, संगठन सर्जन नहीं, संगठन विसर्जन हो चुका है। लेकिन ठीक है, हम चिंतन करेंगे दतिया को लेके और बहुत अच्छे चिंतन और मनन के साथ में जनता के सामने आएंगे और निश्चित तौर पर जनता फिर आशीर्वाद हमको देगी और जनता का जो भी आदेश रहेगा उसको सिरधार हम करेंगे। ठीक है चौहान जी, केवल एक जीत स्थानीय फैक्टर की वजह से, स्थानीय समीकरण की वजह से मिली है। प्रदेश स्तर पर इसे कैसे विस्तार मिलेगा जब कई समस्याओं से कांग्रेस जूझ रही है? सबसे पहले इस रिजल्ट को भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एक हाइपर लोकलाइज्ड रिजल्ट मानना की भूल ना करें। दतिया राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं का, राष्ट्रीय नेशनल प्रेफरेंसेस का आज प्रतिनिधित्व कर रही है। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे इस चुनाव में बहुत प्रभावी रहे, चाहे वो जेनजी प्रोटेस्ट हो, चाहे वो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी हो। हर प्रकार से राष्ट्रीय जागृति, राष्ट्रीय चेतना का प्रदर्शन की अभिव्यक्ति जो है वो इस चुनाव में हुई और दतिया उसका एक सबसे बड़ा पिन पॉइंट बना, तब दतिया सबसे बड़ा कैटलिस्ट बना। आने वाले समय में देखेंगे कि ये जो संदेश दतिया से निकल कर ये चाह रहा है, ये संदेश सिर्फ और सिर्फ दतिया का नहीं है या चंबल संभाग का नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संदेश है। इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। दीवार लिखी हुई एक बात कॉलेज करना चाहिए कि अंत की शुरुआत। ठीक है,
ठीक है आदित्य जी, ये बड़ा इशू बनेगा क्योंकि जेएनजी आंदोलन के बाद ये चुनाव या उसी बीच में होने वाला ये चुनाव और उसका ये परिणाम उसी से जोड़कर देखा जाएगा चीजों को। जब अभी जो जेएनजीस का जो दिल्ली में हुआ था, जब आप इसको डीपली स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जेएनजीस वहां थे, 38 करोड़ जेएनजी हैं अपने देश में, 38 करोड़। दिल्ली के अंदर 1 लाख से ज्यादा तो नहीं थे, मैक्सिमम मान रहा हूँ मैं। और जो सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंस थे जिन्होंने उस पर डाला, वो 1-8 लाख वो होंगे। 2 लाख लोग 38 करोड़ का नेतृत्व नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज कि अभिजीत दीपके और पूरी पार्टी कांग्रेस और केजरीवाल और पूरा विपक्ष एक्सपोज हो चुका है। तो जेएनजीस तो आप समझ चुके हैं कि एक षड्यंत्र था, एक साजिश थी, और वो धीरे धीरे जेएनजीस जो है देश के साथ में खड़े हो रहे हैं, राष्ट्रवाद के साथ खड़े हो रहे हैं। उनको समझ में आ गया, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने जैसे स्टेप बाय स्टेप जो कड़े कदम उठाए, उससे भी एक बहुत बड़ा अच्छा फेवर के अंदर जेएनजीस में गया है। तो जेएनजीस का तो जो गड्ढा ये दिखाना चाह रहे हैं, अब जेएनजीस भारतीय जनता पार्टी के साथ है और राष्ट्र के साथ है। उनको खुद को पश्चाताप हुआ कि हमने किन लोगों का साथ दे दिया, लेकिन ठीक है, इससे देश एक हो गया। देश के अंदर ये संदेश चले गया कि कांग्रेस और जितने भी लोग हैं किस तरह से साजिश रच रहे हैं। तो उसका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज की जो यहाँ पे इफेक्ट आया है, वो इफेक्ट एक ये जो वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय व्यास जी ने कहा था, वो मैं नहीं कहूंगा यहाँ पर, लेकिन वो है, ठीक है, हम उसका आकलन, मूल्यांकन, चिंतन करेंगे और बहुत जल्दी आपके सामने एक सकारात्मक परिवेश में आपके सामने आएंगे। और जनता का काम, हम सत्ता में रहें या ना रहें, बिल्कुल राष्ट्र सेवा, प्रदेश सेवा करते रहेंगे, और दतिया की सेवा भी हम निरंतर करते रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी, आशुतोष जी और पूरा दतिया भाजपा काम करते रहेंगे। एक आखिरी टिप्पणी प्रकाश व्यास जी की भी ले लेते हैं। जेएनजी आंदोलन को इससे जोड़ा जाए कि इससे अलग रख कर देखा जाए, और इसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो रहा है इस परिणाम के बाद, ये मानकर चला जाए क्या प्रकाश जी? नहीं, जेएनजी आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। जेएनजी एक युवा वर्ग की समस्या थी नीट एग्जाम को लेके, जिसको बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने हड़पने की कोशिश करी या उसमें शामिल होने की कोशिश करी, लेकिन जेएनजी उनसे अलग ही रहा। कोई राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ वो लोग आंदोलन करने नहीं गए थे। और ये चुनाव जो है, चूंकि राजनीतिक चुनाव थे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसका असर इतना ज्यादा दतिया जैसी छोटी जगह पर पड़ा होगा। मैंने पहले भी कहा कि युवा जो है, चाहे वो गाँव का हो, किसान का हो, प्रदेश का हो, राष्ट्र का हो, वो अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेकर, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके सामने अपनी समस्या रखता है, तो उसका निदान चाहता है। तो उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता है, वो उद्देश्य होता है उसके अपने कैरियर को लेकर और अपने राष्ट्र में जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो यदि इसमें कोई अव्यवस्थाओं में कमी होती है, तो उनका काम होता है व्यवस्था की कमी को उजागर करना। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया गया जेएनजी द्वारा दिल्ली में, कि हम जो समस्या से जूझ रहे हैं उसमें बीजेपी यदि कुछ कर सकती है तो उनको जगाया जाए, विपक्ष में क्या भूमिका हो सकती है, विपक्ष को भूमिका के बारे में बताया जाए, और जो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से करा है, तो चुनाव से वो जोड़ के नहीं देख सकते उसको। चलिए, अभी परिणाम आने के बाद इस तरीके की चर्चाएं चलती रहेंगी कि क्या असर हुआ, किस वजह से ये हुआ, और इसके बाद क्या असर होगा, इसका आकलन हम करेंगे। लेकिन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 10 राउंड के बाद करीब 10,000 से लीड कांग्रेस की, और ऐसे में इसे निर्णायक भी कहा जा रहा है। लेकिन अभी 5 राउंड की गिनती बाकी है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल एक एडवांटेज या एज मिलता हुआ कांग्रेस को जरूर दिख रहा है। चर्चा के लिए समय इतना ही है। इस चर्चा में हमारे साथ प्रकाश व्यास जी जुड़े, उनका धन्यवाद। आदित्य दीक्षित जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और चौहान जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24, और खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे बुलेटिन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।